यह कहानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो एक बड़ी कंपनी के उच्च पद के लिए एग्जाम देने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका एग्जाम पेपर बिल्कुल खाली होता है और उन्हें एग्जामिनर से भी कुछ पूछने की अनुमति नहीं होती है। अब उन्हें एक ऐसे एग्जाम को पास करना होता है जिसके क्वेश्चंस तक उनको पता नहीं होते। तो क्या वे उस एग्जाम के क्वेश्चंस का पता कर पाते हैं या नहीं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। फिल्म की शुरुआत में हमें एक एग्जामिनेशन हॉल को दिखाया जाता है जिसमें 8 टेबल लगी हुई होती है, जिन पर एक एक पेपर रखा होता है और जिस पर कैंडिडेट नंबर लिखा होता है। रूम में एक डिजिटल घड़ी भी लगी होती है और उसके ऊपर ब्लैक विंडो ग्लास होता है। उस कमरे में कैमरा भी लगा होता है। तभी 8 लोग वहां आते हैं, जिनमें 4 मेल और 4 फीमेल होती हैं। सभी लोग आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। असल में यह लोग एक बहुत ही बड़ी कंपनी की एक ऊंची पोस्ट के लिए एग्जाम देने के लिए आए होते हैं। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कई एग्जाम पास किए होते हैं, जिसके बाद ये लोग इस फाइनल टेस्ट के लिए यहाँ आए होते हैं। तभी एक हथियारबंद गार्ड वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो खुद को इन्विजिलेटर बताता है और वह उन लोगों को बताता है कि आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और अब आगे एक फाइनल एग्जाम होगा, इसलिए जो भी मैं कहूँ उसको ध्यान से सुनना। इसके बाद वह कहता है कि आपके सामने सिर्फ एक सवाल होगा और आपको एक ही उत्तर देना है। अगर किसी ने मुझसे या गार्ड से बात करने की कोशिश की या कोई किसी भी कारण से कमरे से बाहर गया या किसी ने भी अपना पेपर खराब किया तो उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या किसी का कोई सवाल है। जब उससे कोई कुछ भी नहीं पूछता है तो वह घड़ी का टाइमर स्टार्ट करता है और बताता है कि आपके पास एग्जाम कंप्लीट करने के लिए 80 मिनट हैं। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। इन्विजिलेटर के जाने के बाद जब वे लोग अपने पेपर को देखते हैं तो उस पर उनके कैंडिडेट नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होता है और यह सिर्फ एक सिंगल शीट पेपर होता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता। तभी एक एशियन लड़की इस पर लिखती है कि उसे यह जॉब मिलनी चाहिए क्योंकि वह इसके लायक है। तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे उठाकर कमरे से बाहर कर देता है क्योंकि उसने अपने पेपर को खराब कर दिया था। यह देखकर सब लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि वे लोग गार्ड और इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते, लेकिन आपस में तो बात कर सकते हैं। यह सुनने के बाद भी जब गार्ड उसे बाहर नहीं निकालता है तो वे सभी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब वे लोग समझ चुके होते हैं कि असल में उन्हें जवाब नहीं सवाल ढूंढना है। फिर एक आदमी सलाह देता है कि हम सब मिलकर पहले सवाल ढूंढते हैं और उसके बाद जब उन्हें सवाल मिल जाएगा तो वे उस सवाल का जवाब अपने आप ढूंढेंगे। सभी लोग इस बात पर सहमत हो जाते हैं। तभी एक आदमी खुद का नाम बताने वाला होता है, लेकिन दूसरा आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि हमारे प्रश्न पत्र पर भी हमारा नाम नहीं है, तो क्या पता नाम न बताना भी इस एग्जाम का एक हिस्सा हो। इसके बाद एक गोरा आदमी उनके अपीयरेंस के हिसाब से उनके निकनेम रखता है। वह खुद को व्हाइट, एक आदमी जो काला होता है उसे ब्लैक, एक सफेद बालों वाली लड़की को ब्लोंड और काली आंखों वाली लड़की को डार्क नाम देता है। वह एक भूरे रंग के आदमी को ब्राउन और लाल बालों वाली लड़की को ब्रूनेट नाम से बुलाता है। वहाँ एक आदमी ऐसा भी होता है जो उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है और शुरू से ही चुपचाप बैठा होता है। व्हाइट उसका नाम डेफ रखता है। इसके बाद व्हाइट अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और जब गार्ड उसे कुछ भी नहीं कहता तो उन्हें पता चल जाता है कि वे उस कमरे में घूम भी सकते हैं। इसके बाद ब्रूनेट बताती है कि हो सकता है सवाल को पेपर पर इनविजिबल इंक से लिखा गया हो, इसलिए वह अपने पेपर को लाइट के आगे लगाकर सवाल देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद ब्लोंड कहती है कि क्या पता उन्हें पेपर पर पेंसिल शेडिंग करने से उनका सवाल मिल जाए। व्हाइट ब्लोंड को पेंसिल शेडिंग करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ब्लैक उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसने पेपर खराब कर दिया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर ब्लैक कहता है कि हो सकता है उन्होंने सवाल को सिर्फ एक ही पेपर पर लिखा हो, जिससे कि हमारा टीम वर्क देख सके। फिर सभी अपने अपने पेपर को लाइट के सामने लगाकर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। व्हाइट डेफ के पेपर को भी लाइट के सामने लगाकर देखता है, क्योंकि डेफ अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं कर रहा था। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो ब्लैक कहता है कि हो सकता है कि सवाल को देखने के लिए किसी खास प्रकार की लाइट की जरूरत हो, जैसे अल्ट्रावायलेट या एक्सरे लाइट। तभी उन्हें दीवार में एक और लाइट दिखाई देती है, लेकिन वह जली हुई नहीं होती। फिर वह सभी कमरे में लाइट ऑन ऑफ करने का बटन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें बटन कहीं भी नहीं मिलता। ब्लैक कहता है कि यह इमरजेंसी लाइट है और जैसे ही इस कमरे की सारी लाइट बंद हो जाएगी तो यह लाइटें खुद ही ऑन हो जाएंगी। लेकिन ब्राउन कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा और वह इससे भी बदतर सिचुएशन में आ जाएंगे। फिर वे लोग इसके लिए वोटिंग करते हैं और 4 लोग इमरजेंसी लाइट ऑन करने के फेवर में होते हैं। इसके बाद वे सारी लाइट को फोड़ने लगते हैं, जिससे पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और तभी अचानक इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाती है। वे सभी फिर से अपने अपने पेपर को लाइट के सामने ले जाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें इस बार भी कुछ नहीं मिलता। तभी डार्क को वहाँ एक और लाइट दिखाई देती है। फिर वे सभी लोग पहले से जल रही लाइट को तोड़ देते हैं, जिससे दूसरी लाइट ऑन हो जाती है, लेकिन इससे भी उनका काम नहीं बनता है। अब तक 20 मिनट खत्म हो चुके थे और अभी तक उन्हें सवाल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था।
तभी व्हाइट कहता है कि हम अपने पेपर को खराब नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे के पेपर को तो यूज कर सकते हैं। फिर वह उस एशियन लड़की के पेपर को उठा लेता है जो बाहर चली गई थी और उस पर पेंसिल शेडिंग करके देखता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद वह उस पेपर को फाड़कर उसके एक टुकड़े पर टॉयलेट करके देखता है, लेकिन यह सब करके भी उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके ऐसा करने पर उन लोगों में थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन तभी डेफ जो अब तक चुपचाप बैठा था अचानक रोने लगता है और फ्रेंच भाषा में कुछ कहता है, लेकिन किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता है। डार्क उसे चुप कराती है। तभी ब्राउन कहता है कि असल में यह कोई एग्जाम नहीं है, बल्कि यह एक गेम है और इस कंपनी के हाई रैंक के लोग शीशे में बैठकर उन्हें देख रहे हैं और उन पर बेट लगा रहे हैं। इस पर डार्क कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह कंपनी ऐसी नहीं है और अगर कोई आदमी उन्हें देख रहा होगा तो वह सिर्फ इस कंपनी का CEO होगा और वह एक बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। तभी उन लोगों की बातों से पता चलता है कि उन सभी को इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। असल में उन सभी को एक एजेंट ने बताया था कि एक कंपनी ने एक बड़े पद के लिए जगह निकाली है और वह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इसलिए वे सभी उसके एग्जाम के लिए आए थे। लेकिन सिर्फ डार्क ही एक ऐसी कैंडिडेट थी जो पहले से उस कंपनी में काम करती थी और उसने चुपके से उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया था। इसके बाद वे सभी डार्क से उस कंपनी के बारे में पूछते हैं। डार्क उन्हें बताती है कि 10 साल पहले एक महामारी आई थी जिससे स्वस्थ और नौजवान लोग बीमार होने लगे थे और मरने लगे थे। फिर एक साइंटिस्ट ने ऐसी दवा बनाई थी जो उस वायरस के असर को दबाकर रखती थी, लेकिन उस दवाई को हर घंटे पर लेना पड़ता था, जिससे अगले 6 महीने में मरने वालों की संख्या आधी हो गई थी और इस तरह से उस कंपनी ने एक साल में ही $60 बिलियन का कारोबार किया। तभी उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि वह किस कंपनी के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वह एक जानी मानी कंपनी होती है। ब्राउन कहता है कि उस कंपनी ने तो पिछले साल से ही लोगों को हायर करना बंद कर दिया है। डार्क बताती है कि पब्लिकली उन्होंने ऐसा कर दिया था, लेकिन प्राइवेटली वे लोग अब भी लोगों को हायर कर रहे हैं। ब्लैक कहता है कि हो सकता है उन्होंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया हो और इसलिए वे मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं। तभी अचानक उन्हें वहाँ एक फायर अलार्म दिखाई देता है। ब्रूनेट कहती है कि हो सकता है उस फायर हाइड्रेंट में वो केमिकल हो जिससे पेपर पर लिखा हुआ सवाल दिखाई देने लग जाए। ब्लैक भी उसकी इस बात का समर्थन करता है। इसके बाद ब्रूनेट गार्ड के पास जाती है और उसकी पॉकेट में से लाइटर बाहर निकालती है और उसके बाद वह उस लाइटर को ओनन करके फायर अलार्म के नीचे लगाती है, लेकिन हाइट कम होने की वजह से वह उस तक नहीं पहुँच पाती। तभी व्हाइट उसे एक पेपर फोल्ड करके पकड़ा देता है और ब्रूनेट उस पेपर में आग लगाकर उसे अलार्म के नीचे लगा देती है, जिसकी वजह से हाइड्रेंट में से एक लिक्विड नीचे गिरने लगता है। सभी लोग अपने अपने पेपर लेकर उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस लिक्विड से भी पेपर पर कुछ नहीं दिखाई देता। तभी ब्लैक को पता चलता है कि हाइड्रेंट से निकलने वाला लिक्विड पानी ही है। इसी बीच ब्रूनेट को पता चलता है कि आग लगाने के लिए जो पेपर व्हाइट ने उसे दिया था असल में वो ब्रूनेट का ही पेपर था। तभी गार्ड आता है और ब्रूनेट को बाहर ले जाने लगता है। ब्रूनेट व्हाइट को गालियां देते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। ब्रूनेट के जाने के बाद ब्लैक व्हाइट को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है आई शुड पंच योर लाइट्स आउट। और तभी अचानक कमरे में लाइट बंद हो जाती है। इससे उन्हें पता चलता है कि कमरे की लाइट वॉइस द्वारा कंट्रोल होती है। डेफ जो अभी तक खामोशी से बैठा था अचानक फिर से रोने लगता है। व्हाइट उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो, तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते। और डेफ इमोशनल होकर अपने पेपर को फाड़ देता है। गार्ड उसे भी रूम से बाहर निकाल देता है, लेकिन जाते जाते डेफ का चश्मा वहीं गिर जाता है। डेफ के जाने के बाद ब्लैक व्हाइट को भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि आगे से हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। और इस पर व्हाइट कहता है कि उसे मदद की कोई जरूरत नहीं है, असल में उसने पता कर लिया है कि सवाल क्या है। ब्लैक उससे सवाल के बारे में पूछता है। जब व्हाइट उसे कुछ नहीं बताता तो ब्लैक उसे एक पंच मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद वे लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं और उसके मुंह पर उसी की टाई बांध देते हैं। अब उनके पास सिर्फ 29 मिनट ही बचे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वह कुछ बोलने की कोशिश करता है। जब डार्क उसके मुंह से कपड़ा हटाती है तो वह कहता है कि उसे उसकी मेडिसिन चाहिए। असल में उसे भी वह बीमारी थी जिसके लिए उसे हर घंटे पर मेडिसिन लेनी होती है। व्हाइट ब्लैक से कहता है कि अगर वह उसे मेडिसिन दे देगा तो वह उसे सवाल बता देगा, लेकिन जब ब्लैक उसके पॉकेट में मेडिसिन देखता है तो वहाँ उसे मेडिसिन नहीं मिलती और उसे लगता है कि व्हाइट बीमारी के बारे में झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद ब्राउन कहता है कि डार्क को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि वह पहले से ही कंपनी में काम करती थी और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसे कंपनी वालों ने ही हमारे बीच में भेजा हो जिससे वह हमें सवाल से डाइवर्ट करती रहे। फिर वह डार्क से सवाल के बारे में पूछता है तो वह मना कर देती है। ब्राउन अपनी बेल्ट से उसे कुर्सी पर बांध देता है और फिर उसे टॉर्चर करके सवाल के बारे में पूछता है, लेकिन आखिर तक जब डार्क यही कहती है कि उसे सवाल के बारे में कुछ नहीं पता थी तो ब्राउन उसे छोड़ देता है। इसी बीच व्हाइट की बॉडी वाइब्रेट करने लगती है तो ब्लैक कहता है कि उसे सच में वह बीमारी है क्योंकि ब्लैक की पत्नी भी इसी बीमारी की वजह से मर गई थी और इसलिए उसे इस बीमारी के बारे में सब कुछ पता था। ब्लैक कहता है कि अगर व्हाइट को यह बीमारी है तो इसका मतलब उसके पास
पास मेडिसिन भी थी, लेकिन किसी ने उसे चुरा लिया है। इसके बाद वे चारों मेडिसिन को ढूंढने के लिए एक दूसरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन मेडिसिन उन्हें किसी के भी पास नहीं मिलती। तभी डार्क को मेडिसिन ब्राउन के टेबल के नीचे मिलती है, जिसे ब्राउन ने व्हाइट की पॉकेट से निकालकर अपने चिंगम से टेबल के नीचे चिपका दिया था। जैसे ही डार्क उस टैबलेट को व्हाइट को देने वाली होती है, तभी ब्राउन टैबलेट को उसके हाथ से नीचे गिरा देता है और टैबलेट सीधे वाटर एग्जिट की जाली से नीचे चली जाती है। ब्लैक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। इसी बीच व्हाइट के नाक से खून भी आने लगता है। डार्क यह देखकर बुरी तरह से डर जाती है और कैमरे के सामने जाकर चिल्लाने लगती है कि क्या तुम लोग उसे ऐसे ही मर जाने दोगे। तभी गार्ड डार्क के पास आता है और उसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात करने की कोशिश की थी। फिर ब्लॉन्ड दिमाग लगाती है और अपनी हेयर पिन से उस टैबलेट को बाहर निकालकर व्हाइट को खिला देती है, जिससे थोड़ी देर बाद ही व्हाइट नॉर्मल हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे होते हैं। इसके बाद सभी लोग व्हाइट से सवाल के बारे में पूछते हैं, तो व्हाइट बताता है कि तुम लोग अभी तक नहीं समझे, असल में यह टेस्ट ही एक सवाल है और हम सब इसका आंसर हैं। ब्लैक कहता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था कि सिर्फ एक सवाल होगा और उसका आंसर भी एक ही होगा। व्हाइट कहता है कि जो यहाँ पर सबसे आखिर तक बचेगा वही सवाल का आंसर होगा। इतना कहकर व्हाइट गार्ड की तरफ उसकी गन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन ब्लैक उसे धक्का मारकर उससे पहले गार्ड की गन ले लेता है। ब्लैक व्हाइट पर गोली नहीं चलाना चाहता लेकिन व्हाइट ब्लैक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी ब्लैक ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन फायर नहीं होती और फिर व्हाइट और ब्लैक में हैंड टू हैंड फाइट होने लगती है। ब्राउन भी उन दोनों के बीच में आ जाता है, लेकिन आखिर में व्हाइट उन दोनों को नीचे गिराकर गन अपने हाथ में ले लेता है। व्हाइट को पता चल जाता है कि गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से अनलॉक होगी, इसलिए वह गन पर गार्ड की उंगली लगाकर उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद व्हाइट उन सभी को एक एक करके कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है, जिससे आखिर में सिर्फ वह अकेला ही कमरे में बाकी बचे। ब्राउन इससे डर जाता है और वह सबसे पहले कमरे से बाहर चला जाता है। इसके बाद ब्लॉन्ड कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाने से पहले वह लाइट्स आउट बोल देती है, जिससे कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है और व्हाइट हड़बड़ी में गोलियां चला देता है। इसके बाद जब व्हाइट लाइट ऑन करता है तो पता चलता है कि एक गोली ब्लैक के सीने में लग गई थी। व्हाइट दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि ब्लॉन्ड ने अपना पैर अभी तक कमरे के अंदर ही रखा हुआ है। व्हाइट गन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक घड़ी में टाइमर खत्म हो जाता है। फिर वह ब्लॉन्ड को बिना कुछ बोले ही कैमरे के सामने आता है और उन्हें कहता है कि इस कमरे में सिर्फ मैं ही बचा हूँ और मैं ही तुम्हारे सवाल का जवाब हूँ, इसलिए यह जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन तभी गार्ड उसके पास आता है और उसे अपनी घड़ी दिखाता है, जिसमें अभी भी 80 मिनट पूरे होने में कुछ सेकंड बचे थे। असल में जब ब्रूनेट ने फायर हाइड्रेंट ऑन किया था, तब डेफ ने चुपचाप घड़ी को कुछ सेकंड आगे कर दिया था। व्हाइट भी अब डिस्क्वालीफाई हो चुका था और वह इतना निराश हो जाता है कि खुद को गार्ड की गन से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गन फिंगरप्रिंट ऑपरेटेड होने की वजह से फायर नहीं होती। इसके बाद गार्ड उसे भी कमरे से बाहर निकाल देता है। व्हाइट के जाने के बाद ब्लॉन्ड नीचे पड़े डेफ के चश्मे को उठाकर पेपर को देखती है तो उसे पेपर पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है। तभी कमरे में सूट बूट पहनकर डेफ आता है। उसे देखकर ब्लॉन्ड की समझ में सब कुछ आने लगता है कि असल में डेफ ही इन सब के पीछे है। फिर वह डेफ के पास जाती है और उसे उसका चश्मा और अपना पेपर दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारे सवाल का आंसर नो है। असल में जब इन्विजिलेटर ने एग्जाम की शुरुआत में उनसे पूछा था क्या किसी का कोई सवाल है, वही इस एग्जाम का मेन सवाल था, जिसे ब्लॉन्ड ने अब पता कर लिया था। इसके बाद इन्विजिलेटर उसे बधाई देते हुए जॉब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन ब्लॉन्ड जॉब ज्वाइन करने से मना कर देती है। वह ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह ऐसी कंपनी में काम नहीं कर सकती जो लोगों का मर्डर करती हो। इसके बाद इन्विजिलेटर उसे बताता है कि असल में ब्लैक मरा नहीं है, जो गोली उसे लगी थी वह असली गोली नहीं थी, बल्कि उनके द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट था जो किसी भी इंसान के सेल्स को जल्दी से जल्दी रिपेयर कर देता है और उसके अंदर मौजूद किसी भी बीमारी के वायरस को भी खत्म कर देता है। आगे इन्विजिलेटर बताता है कि उनका सीईओ असल में एक साइंटिस्ट है और उसी ने यह गोली बनाई है, लेकिन भविष्य में सभी लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी और हम इसे सभी के लिए अभी अवेलेबल नहीं करवा सकते, इसलिए हमें एक ऐसे असिस्टेंट की आवश्यकता है जो छोटी से छोटी डिटेल्स पर ध्यान देकर यह निर्णय ले सके कि मेडिसिन का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। तभी अचानक ब्लैक को होश आ जाता है और वहीं ब्लॉन्ड भी खुशी खुशी इस जॉब को स्वीकार कर लेती है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।